नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जो राजनीति में है और सक्रिय राजनीति में है वो चाहता है कि प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन असल में उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए कुछ जरूरत होती, कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, वो पूरी होनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आपका उतना व्यापक संगठन हो, और जब संगठन ना हो तो गठबंधन में आपकी उतनी स्वीकार्यता हो जिसके जरिए आप उस पायदान तक पहुंच सकें। अब जो परिस्थितियां हैं उसमें उस पायदान पर जाने वाले कई उम्मीदवार हैं और सब एक दूसरे की लेग पुलिंग करने में लगे रहते हैं। पर समस्या यह है कि लेग पुलिंग से तो बात बनेगी नहीं, बात इससे बनेगी कि कौन उस गठबंधन को अपने साथ बांधकर ले चल सकता है, आगे जा सकता है, किसकी अगुवाई में वो गठबंधन ये मानता है कि हम उस पायदान पर पहुंच सकते हैं जिस पायदान पर पहुंचने की कोशिश हो रही है। अब सवाल ये उठेगा कि असल में अचानक ये बात कहां से उभरी। तो देखिए, ये बात उभरी है सामना में लिखे संपादकीय से। सामना में जो संपादकीय आई वो संपादकीय फिर से एक बार उस चर्चा को बल दिया जो चर्चा इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि अगर कोई मोर्चा बनता है और अभी तो उस अगर वो स्वरूप में आता है तो उसका अगुवा कौन होगा। बीच में आपने सुना होगा कि एक जब ओम प्रकाश चौटाला बाहर आते हैं तो एक कवायद तीसरे मोर्चे की होती है जिसमें तमाम वो जनता दल के, पुराने जनता दल के घटक, जिसमें नीतीश कुमार भी जाते हैं, हरियाणा में संभवतः कहीं उसका जो है एक आयोजन होता है। तो एक जो है हवा चलती है कि नहीं तीसरे मोर्चे की कोशिश हो रही है। एक कोशिश केसीआर ने की, वो तमाम सियासी दलों के अगुवा से मिले और सबसे मिलते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल तक गए और अब आकर फिर से बैठ गए हैं अपने तेलंगाना में, खासकर जब से 10 मार्च के नतीजे आए हैं। उन नतीजों ने तो वाकई में सियासत जो हिंदुस्तान की सियासत है उसमें एक तरह से फिर से उलटफेर कर दिया है। क्योंकि वो जो परिणाम है वो परिणाम जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा आया नहीं। तो वो नहीं आने की वजह से सब अपने अपने कोप भवन में चले गए हैं और अब एक अलग तरीके की शुरुआत हो रही है। और उस शुरुआत के जो निशान हैं वो सामना में मिले। सामना ने जो कहा है उस पर बात करने से पहले, जब ममता बनर्जी जीती थी और ममता बनर्जी जीतने के बाद, देखिए जीतते ही तो आदमी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जाता है, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए हैं। तो वो मुंबई आती हैं और मुंबई आकर वो कहती हैं कि यूपीए जैसी कोई चीज नहीं है। कहां है यूपीए? और जब वो कहती हैं कहां है यूपीए और शरद पवार बगल में खड़े रहते हैं, शरद पवार कुछ बोलते नहीं लेकिन नवाब मलिक के जरूर कहते हैं कि बिना कांग्रेस के यूपीए की कल्पना नहीं की जा सकती है। और यही वो समय होता है जब सामना में एक संपादकीय आती है। और ये जो उस समय संपादकीय आई थी और जो अभी की संपादकीय है, उस दोनों संपादकियों को आप सुनिए कि दोनों संपादकियों में क्या बुनियादी फर्क आ गया। उस संपादकीय में सामना ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी कांग्रेस की, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जो यूपीए है वो भले एनडीए की जो है लोगों को जरूरत ना हो लेकिन यूपीए की जरूरत है। अगर कोई एनडीए को पटखनी दे सकता है तो यूपीए है। और फिर उसमें जो प्रशांत किशोर ने ये तमाम चीजें बीच में कही थी कि एक ही इस परिवार को जो है दैवीय अधिकार नहीं है और लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए, तमाम तरह के चीजें कहकर उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया था। उसको भी डिफेंड किया था सामना ने, यहां तक कि G23 के जो अगुआ है गुलाम नबी आजाद, उनको भी आड़े हाथ लिया था और कहा था कि जब ये कांग्रेस में थे तब क्या किस तरीके से इन्होंने कांग्रेस को गढ़ा। तो ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए और कहा कि नहीं, ये जो गांधी परिवार है, राहुल गांधी है, ये सक्षम है यूपीए को आगे ले जाने में। ये उन्होंने तब कहा जब ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व को खारिज कर दिया था। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि अब यूपीए बहुत जरूरी है, लेकिन वो जरूरी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यह जरूरी नहीं है कि नेतृत्व गांधी परिवार के पास ही रहे।
आपकी समस्या हो सकती है, आप अपने घर की समस्या अपने घर रखिए, लेकिन आपकी समस्या की वजह से यूपीए को कमजोर करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रीय नेता हैं, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, खुद एमके स्टालिन और शरद पवार, इन तमाम, और उद्धव ठाकरे, इन लोगों का नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये नेता हैं जो सक्षम हैं यूपीए को आगे ले जाने में और भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा गढ़ने में। उसमें जो एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही वो ये कि शरद पवार अब यूपीए का अगर वो चेयरपर्सन बन जाते तो हर्ज क्या है। यही बात उन्होंने तब भी कही थी, सामना, या हम कहें कि शिवसेना ने, या मैं कहूं या संजय राउत ने, जब ये अघाड़ी सरकार बनी थी तब वो बीच में काफी दिन तक कहे थे, फिर उनके सुर बदल गए थे। अब फिर वो उसी सुर पर आ गए हैं कि, और ये जो सुर है, ये सुर अब ममता बनर्जी के सुर से मिलता जुलता है, प्रशांत किशोर के सुर से मिलता जुलता है, जिसमें उन लोगों ने ये कहा था कि कोई जरूरी नहीं है, कोई दैवीय अधिकार नहीं है कि ये परिवार इसको लीड करे। अब उसी तरह की बात संजय राउत या सामना कर रही है। क्यों कर रही है, तो पहले तो सवाल यही है। तो देखिए, ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, जो नतीजे हैं, उन नतीजों ने एक चीज तो बता दिया है कि कांग्रेस अब बची नहीं। और ये बात शरद पवार बार बार कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के उस जमींदार की तरह है जिसकी जमींदारी तो चली गई है लेकिन ठसक अभी तक बची हुई है। तो असल में उस ठसक से सियासत नहीं हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि जिस कांग्रेस के इर्द गिर्द ये चाहे एनसीपी हो और चाहे शिवसेना हो, ये सोच रही थी कि इनके साथ मिलकर महाराष्ट्र के बाहर एक गठबंधन बनाकर और 5 राज्यों में चुनाव लड़ सकते हैं, या खासकर इन लोगों की गोवा की इच्छा थी। तो देखिए, वहां भी हासिल कुछ कांग्रेस को हुआ नहीं, और जहां सत्ता थी वहां भी वो सत्ता गवा बैठे। और उत्तर प्रदेश में तो जो हालत हुई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उत्तराखंड में कुछ इज्जत बचा पाए, लेकिन इतनी बड़ी जो कहा जा रहा था कि बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा को लेकर उत्तराखंड में, वहां कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से हारी, 2/3 बहुमत ले आए वहां भाजपा। और उत्तर प्रदेश में तो कुछ कर ही नहीं पाए ये। उत्तर प्रदेश में तो जो पिछली, जो 2017 में जितना परसेंटेज था वोट, उससे भी कम हो गया। और मणिपुर में आप देखिए क्या स्थितियां रही। तो जो इन 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आई, उन नतीजों ने यह बता दिया, जैसे कि अभी खुद अमित शाह ने सदन में बताया कि 500 संभवतः 500 सीटों पर इन लोगों ने चुनाव लड़े, और जिसमें 525 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। अब आप कल्पना करिए कि यह कांग्रेस, जिसकी 450 तकरीबन, या हम 400 मान के चले, अब एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन अमित शाह ने इसे सदन में कहा परसों कि जमानत जब्त हो गई। ये वो पार्टी है जो ये दावा करती है कि हम 1885 में बने, जो दावा करती है महात्मा गांधी की लीगेसी की। वो उस पार्टी की स्थिति यह है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है जिसने 6 दशक से शासन किया, उसका 400 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में हर कोई ये कहेगा कि अब आपकी राजनीतिक हैसियत बची नहीं है। और इसीलिए इनके एक कांग्रेस के एक नेता है विश्वबंधु राय, उन्होंने बाकायदे चिट्ठी लिखी आला कमान को, सोनिया गांधी को, कि ऐसा ना हो कि भाजपा को मिटाने के चक्कर में कांग्रेस खुद मिट जाए। क्योंकि भाजपा को ही रोकने के लिए तमाम जगह गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन कहां से लिए हो रहा है कि इनकी पार्टी तो मितप्राय होती जा रही है और पार्टियां इनके उस पर, हम ये कहें कि अवशेष पर पनपती जा रही हैं, इनके आधार पर खड़ी होती जा रही हैं। ये परिस्थितियां बन रही हैं। तो वो तो एक मसला है ही है, जैसे कि आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इनका आधार खोता जा रहा है, वो उस खोते हुए आधार ने क्षेत्रीय दलों को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है कि वो यूपीए की जो अगुवार है कांग्रेस और उसकी जो चेयरपर्सन है, उनके ऊपर सीधे उंगली उठाकर कह सके कि अब आप ये कुर्सी छोड़िए। और ये जो
नेतृत्व है ये उन क्षेत्रीय दलों के हाथ में आना चाहिए जो इसे आगे लेकर चल सकते हैं। कांग्रेस के बूते की बात रही नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो अब कहीं अस्तित्व में नजर नहीं आ रही है। अब माना जा रहा था कि चलिए पंजाब में कुछ बचा है, तब तो वहां बचा नहीं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो अब यही दो स्टेट दिखाई देते हैं जो, और गठबंधन का तो एक अलग मसला है, जो गठबंधन से तो झारखंड में भी हैं और महाराष्ट्र में भी हैं। तो अब जो स्थिति है कांग्रेस की, तो इस स्थिति में जो क्षेत्रीय छत्रप है वो अभी भी पावरफुल है और वो ये चाहते हैं कि अब चीजें उस तरीके से हो जिस तरीके से उनकी इच्छा है, ना कि उस तरीके से जैसा राहुल गांधी या कांग्रेस चाहती है। तो ये जो सामना की संपादकीय है ये असल में कांग्रेस को एक तरह से कहिए तो आईना दिखाने वाली है कि अब हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये जो चिट्ठी पत्री हुई है, अभी 25 विधायकों ने जो चिट्ठी लिखकर भेजी है सोनिया गांधी को, जिनसे सोनिया गांधी अभी शायद कल मिलेंगी, तो एक जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है उसको उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि पहले ही जो है शरद पवार का नाम लेकर शिवसेना बैटिंग करना शुरू कर दी, चूंकि उन लोगों ने बाकायदे जो चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी के बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है समर्थन वापस हो जाए। इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं। और फिर दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि चेक एंड बैलेंस वाली स्थिति है कि इधर खबर आती है कि नहीं उद्धव ठाकरे नाराज हैं, उन्होंने आला शरद पवार से कहा कि ये स्टैंड है, इस तरह से एनसीपी का स्टैंड नहीं होना चाहिए भाजपा को लेकर। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उन सब के बीच जो असली लड़ाई है वो यही है कि 2024 का नेता कौन होगा जो लीड करेगा। और उस लीड में शरद पवार एक तरह से कहा जाए तो सबसे आगे फ्रंट रनर है, वो पूरी तरह से बैटिंग कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब बात होती है विपक्षी एका की तो फिलहाल उसमें लोगों को शरद पवार ही नजर आते हैं, फिर वो चाहे विपक्ष का कोई भी, विपक्ष का जो नेता है। यह अलग बात है कि सब प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं, लेकिन बड़ी चीज यह है कि उससे पार पाने के लिए पहले उस तरह की सियासी बिसात बिछानी होगी जो जिसमें ऐसा लगता है कि शरद पवार काफी आगे नजर आ रहे हैं। क्योंकि घूम फिर के कोई भी नेता हो वो शरद पवार के दरवाजे पर ही पहुंचता है। इससे एक चीज तो स्पष्ट होती है कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको जोड़कर रखने, और सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस को उस पूरे ताने बाने में साथ लेकर चलने की फिलहाल जो क्षमता है वो अभी शरद पवार में ही दिखाई दे रही है। लेकिन सपने हैं, सपनों का क्या, और राजनीति है तो राजनीति में इस तरह की कवायद तो होती रहती है। लेकिन यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह 2019 में विपक्षी एका का एक दौर चला था, और आप ये ध्यान रखिए उस दौर में सभी लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े थे। तो 2019 में तो जो हुआ वो तो सामने आ गया। अब नहीं, ये नहीं लगता है कि इस बार 2024 में चंद्रबाबू नायडू और शरद पवार और शरद यादव और बाकी जो विपक्ष हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े होने जा रहे हैं। इसीलिए ऐसी संभावना नजर आ रही है कि जो स्थिति है कांग्रेस की, उस स्थिति में जो जिसकी जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार खुद को पीएम कैंडिडेट मानता है। लेकिन सबसे भारी बैटिंग तो महाराष्ट्र से ही हो रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है। बाकी ख्वाहिशें हजार हैं तो हर कोई पीएम बनने की दौड़ में शामिल हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।